हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। और आज का जो डेमो है वो फिजिक्स क्लास का है। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। हेलो एंड वेलकम टू प्रश्नोत्तर। आई एम योर फिजिक्स टीचर प्रशांत यादव। आई हैव डन माय एमटेक इन आईआईटी फ्रॉम आईआईटी जम्मू। एंड टुडे बच्चे हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, आपकी पहली यूनिट है क्लास 12 की। आपने इसको पढ़ा होगा। इस तरीके से चैप्टर का नाम आपका वहां पर बुक में एनसीईआरटी के है। The name is इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। मैंने क्या करा है बच्चा, यहाँ पर सिर्फ नेम को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। उसका रीजन क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने एक और चैप्टर में जोड़ दिया, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने क्या करा, जो आपके दो चैप्टर है ना, इन दोनों कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया। उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि ये नाम में क्या है, हमारी काफी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रो और स्टैटिक दो अलग अलग वर्ड्स हैं। एक शब्द है इलेक्ट्रो, एक है स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। और मैंने बीच में एक ऐड कर दिया एट। तो मैंने बोला इसका मीनिंग क्या हो गया, चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। रेस्ट मतलब वो रुका हुआ है। यानी कि इस पूरे चैप्टर की हमने पहले से एक कंडीशन डिफाइन कर दी। हमने पहले ही बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में जब भी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम आवेश के बारे में बात करेंगे, वो हमेशा किस स्थिति में रहेगा? वो रेस्ट में रहेगा। यानी कि अगर हमें पता है चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है। ये हमें ऑलरेडी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि 10th में हमने पढ़ा है, 9th में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको पता है। तो 10th में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10th में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लेते तो हमको चार्ज पता होता है। अब मैंने कह दिया बेटा, ये चार्ज जो है ये पूरे चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आप मान के चलेंगे कि चार्ज हमेशा क्या है? रेस्ट पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट पर है, तो उसके बाद तो सर रेस्ट पे होने से क्या होगा? तो बेटा जो पूरा चैप्टर है, इसमें पहली हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे क्या लिखा हुआ है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये क्या है? फील्ड क्या होती है? तो कह रहे हैं कि ये जो चार्ज रेस्ट पर है, ये अपने आसपास के क्षेत्र में, यानी अपने आसपास के रीजन में जो इफेक्ट क्रिएट करेगा, उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसमें से एक इफेक्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? उसमें से एक टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले मेरी बात आप समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात जब भी होगी तो आपको क्या रखना है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। क्या है? एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या है? एक गुण है जो किसी ना किसी बॉडी से जुड़ा होगा, यानी किसी ना किसी मास से जुड़ा होगा। यानी कि अगर मैं क्लासरूम में हूं, तो अगर मेरा नेचर है कि मैं बहुत हंसमुख हूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरी एक प्रॉपर्टी हो गई कि मैं सबको बहुत हंसाता हूं, है ना। और अगर मैं क्लास में नहीं हूं, तो क्या फिर मेरी वो प्रॉपर्टी खुद चली आएगी क्लास के अंदर? यानी कि जब मैं क्लास में आऊंगा तभी तो मैं सबको हंसाऊंगा, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये किससे जुड़ी हुई है? मुझसे जुड़ी हुई है। अगर मैं क्लास में नहीं हूं, तो वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां समझ में आया कि चार्ज तो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर। मैटर का मतलब हो गया कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास होगा। यानी कि बिना मास के ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। यानी बिना द्रव्यमान के आपका कोई ये गुण एग्जिस्ट नहीं करता। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? चार्ज जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण मैटर क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है या फिर मैग्नेटिक। अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो कह रहे हैं अच्छा पहले ये तो बता दो कि ये चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर आता कैसे है। तो तुमने कह दिया मुझसे सर, आपने बता दिया कि ये मैटर जो है, मैटर मतलब कोई मास होगा, उसके ऊपर ही चार्ज आने वाला है, उसके पास ही चार्ज आएगा। तो ये आएगा कैसे? तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हमने एक बॉडी ले ली जिसका मास क्या है? m है। अब तुमने मुझसे कहा कि सर कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी का मास m के ऊपर कुछ चार्ज है? कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है? तो हम कहेंगे बेटा थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे।
और उस केमिस्ट्री में हमको पता है कोई भी जो मैटर होता है वो कैसे बनता है भाई बताओ। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है ना, उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों की संख्या जब बराबर होगी तब जाकर के एक स्ट्रक्चर बनता है। मतलब अगर कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। स्टेबल का अर्थ होता है जिस पर जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संख्या में प्रोटॉन भी होंगे। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन, ये हो गया स्टेबल। तो इस समय इसके पास अगर करेंगे टोटल चार्ज तो क्या आएगा, 0। तो अब क्या कह रहे हैं कि अभी इसके पास मैंने कहा कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास कितने हैं, 10 प्रोटॉन हैं। ठीक है बेटा, आप एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको सब चीजें समझ में आ रही है। अभी कोई डाउट हो तो यूज कर सकते हैं, उसमें माइक का भी फीचर है, तो आप लोग माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिर से आता हूं बेटा। तो अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करो। तो कह रहे हैं एक्सेस हो जाए या फिर डिफिशियंसी हो जाए किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में किसी बॉडी के ऊपर, तो उसके ऊपर एक चार्ज बन करके चला आएगा। उस चार्ज का नेचर क्या होगा वो हम आपको भी सिखाएंगे, उसका फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे। तो कह रहे हैं किसी भी अगर मैटर के ऊपर, ये मेरा एक फिर से नया मैटर है, इसका मास m है, मैंने कहा इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए तो किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को किससे कंपैरिजन करेंगे हम, प्रोटॉन से करेंगे। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर इसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन है, तो यानी कि अगर मैंने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन। और इसी प्रकार से अगर मैंने कहा एक दूसरा फिर से बना लेते हैं, और इस पर मैंने कहा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितने बचेंगे बेटा, इसके पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हो गए। अब देखो इसमें समझ में आया कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई और इसमें समझ में आया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो दोनों में हमने क्या नोटिस करा है, दोनों में हमने नोटिस करा है कि इम्बैलेंस हो गया। एक के पास इलेक्ट्रॉन आपके कम हो गए, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो यही हो गया, जब ज्यादा होगा तो क्या हो गया, एक्सेस, और कम हो गया तो क्या हो गया, डिफिशियंसी। तो कहते हैं कि जब भी किसी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये मैं सिखाता हूं। तो जब ज्यादा हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से, तो कहेंगे बॉडी, क्या कहेंगे, बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यानी कितना आ गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और अगर हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई प्रोटॉन से, तो कहेंगे, मैं रफ लिख रहा हूं, बॉडी इज पॉजिटिवली, यानी क्या चार्ज आ गया। तो कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। उनका जन्म कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी तो निगेटिव और कम हो जाएगी तो पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका है, इसको आप साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो से बना सकते हैं। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने पढ़ाया आपको, क्या लिखा गया बेटा, कितने प्रकार के चार्ज हैं, 2 प्रकार के चार्ज हैं। इसमें बोला गया है अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, डिफिशियंसी मतलब कम हो गया किससे, एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। आगे अब बात करते हैं, चार्ज समझ में आ गया, चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अब उसकी यूनिट क्या होती है। तो ये भी बेटा क्लास 10 से ही ये चीज आती है। अगर हमें पता है कि आई बराबर क्या होता है, करंट बराबर होता है जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और जितने समय में हो रहा है, Q अपॉन T। तो चार्ज का अगर हमें निकालना यूनिट, तो क्या Q बराबर हो जाएगा I इंटू T, और करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मात्रा क्या होता है इसका, एम्पियर, और समय क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये क्या हो गया भाई, यूनिट ऑफ चार्ज कितनी हो गई, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो यहां से हो गया एम्पियर सेकंड। इसी को हम और की दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं कूलम। इसको और क्या कह सकते हैं, कूलम, जिसको कैपिटल C से डिनोट
करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन यानी वीमा की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आपको पता है कि किसी भी आप क्वांटिटी को क्या करें, उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के लेटर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो यूनिट की पावर होगी उसकी यूनिट पावर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? डायमेंशन। तो यहाँ पर आपको पता है एसआई यूनिट में क्या है? एम्पियर। और करंट क्या होता है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ए को एज इट इज लिख सकता हूँ और टी की पावर यहाँ पर +1, क्योंकि यहाँ सेकंड की पावर क्या है? प्लस। ठीक है, तो ये इसका हो गया डायमेंशन। तो मैंने आपको सिखाया चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, और मैंने आपको सिखाया यूनिट क्या होती है। अभी तक बेटा सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो एक बार आप यूज करके पोर्टल देख लीजिए, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि आप डाउट भी पूछ सकते हैं आसानी से पोर्टल के ऊपर। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए, अब इसमें कुछ चीजें और लिखते हैं। देखिए यहां पर अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा, जब इसके ऊपर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। अभी तो आपको एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो उसमें आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है और उसके कन्वर्जेंस क्या होते हैं। तो सर एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट मतलब अगर हम किसी और यूनिट सिस्टम में इसको यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो चार्ज की दूसरी यूनिट होती है जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, वो क्या होती है? एम्पियर आवर। ये क्या बन जाएगा आपका? जो सेकंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें घंटे में, आवर में। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं बताओ? एक घंटे में होता है 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ये कितना हो गया? 3600 सेकंड। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 एम्पियर इंटू आवर इज इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकंड। ये पहला फॉर्मूला आपने सीखा। यहां पर हमने बोला कि एम्पियर आवर को हम एम्पियर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो फॉर्मूला है, अगर हमें यहां पर 1 एम्पियर सेकंड यानी या फिर मैं 1 कूलम को चाहूं, इससे छोटी कोई यूनिट होती है क्या? हाँ होती है, स्टार्ट कूलम। तो लिखिए इसमें वैल्यू लिखिए आप 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टार्ट। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्टार्ट कूलम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इससे भी छोटी है 1 एब्सोल्यूट कूलम। एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, ये सब एज इट इज याद करना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिखिए 10 कूलम। क्या लिखना है इसमें? 10 कूलम। ठीक है, ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके मैंने कन्वर्जन फॉर्मूले आपको लिखवाए, ये आपको नोट करना। ठीक है, फिर एक होता है एक आपका फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। ये सब बेटा याद करना है, ये सब न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, यस बेटा आपका माइक ऑन है, बोलिए। अल्ताफ, एम आई ऑडिबल? अच्छा ठीक, गलती से टच हो गया बेटा। चैट में एक बार रिप्लाई करके आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ लिया चार्ज क्या होता है। अब बात करते हैं किस प्रकार की क्वांटिटी होती है। तो कहते हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अगर आप नोटिस करिए चार्ज में सिर्फ हम क्या चेक कर रहे हैं, कितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की है, कितनी संख्या प्रोटॉन की। इन दोनों में अगर ज्यादा है तो निगेटिव और कम है तो आपका पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है जब भी हम किसी भी दिशा पर निर्भर नहीं करते तो हम कहते हैं कि ऐसा है भाई। बताओ, यहाँ पर हमने पढ़ा होगा सदिश और अदिश, तो ये अदिश राशिफल होगा। ठीक है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या, चार्ज को एक मैटर से दूसरे मैटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? हाँ, इफ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी को अगर हम दूसरी बॉडी से टच करा दें, ठीक है, ये स्मॉल एम है कैपिटल एम है, तो अगर इन दोनों को हम टच करा देंगे तो इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर हो सकता है और इसका चार्ज इस पर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये टॉपिक का मतलब हो गया
के चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो हमने स्टार्टिंग चैप्टर का जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने क्या सिखाया था कि बिना, ठीक है, बिना बिना आपके मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनके निकलता है कि चार्ज कभी भी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके आगे तो सुनो, मास लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, यानी कि चार्ज बिना मास के नहीं होगा लेकिन मास बिना चार्ज के हो सकता है। ये प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। देखो तो मैंने अभी स्टार्टिंग जब करी थी तो याद करो, मैंने एक मास लिया था m, उसमें लिखा था कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो अब देखो, अगर देखो जितने निगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अगर इनको हम जोड़ेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे तो 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये माइनस हो जाएगा, प्लस 10 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। तो दोनों का जो मान है वो एक ही है, लेकिन बस एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। तो इसका मतलब है ये कुछ इस प्रकार का हो गया, एक +2 है एक -2 है, तो इसका सम क्या आएगा बेटा 0। तो याद रखो सरल तरीके से कि अगर दोनों की संख्या बराबर है तो उनका जोड़ हमेशा क्या आएगा 0, यानी इस बॉडी पर टोटल चार्ज क्या हो गया 0। इसका मतलब है मास बिना किसी प्रकार के चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने बनाया इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि मास तो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। तो कह रहे हैं, इसका मतलब एक बात किसने अगर मुझसे कह दी कि ये बताओ कि मास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो अगर कहीं पर भी हमने चार्ज को देख लिया कि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि अगर चार्ज है तो चार्ज बिना मास के होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो मास तो होगा ही होगा। तो मैं कभी भी ये प्रूव कर सकता हूं कि अगर मुझे चार्ज मिल गया तो वहां पर मास है, तो मुझसे कोई कहेगा कि मास को प्रूव करो कि मास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं कर सकता हूं। इस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं। द मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस आफ्टर बीइंग चार्ज। अब एक बात आ गई, कह रहे कि जब तुम चार्ज करते हो किसी बॉडी को तो उसके मास में परिवर्तन आता है। अब देखते हैं कि मास बढ़ता है या घटता है। तो कह रहे हैं अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो मास घटेगा, तो क्या होगा मास घट जाएगा। लेकिन अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो मास आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर, फिर से याद करना क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर है तो मास क्या हो रहा है घट जा रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो रहा है मास बढ़ जा रहा है। चलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं। फिर कह रहे हैं कि क्या चार्ज को क्वांटाइज किया जा सकता है, तो इसको एक टॉपिक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल उसका नंबर ऑफ चार्जेस हैं उसको हम क्या करते हैं n मल्टीपल में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब समझो, अभी तुम समझो अगर ध्यान से, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ध्यान से देखो, अगर इसको, तो मैं इसको बेटा नीचे लिख रहा हूं, 1.6 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 10 की पावर +19, मैंने क्या किया नेगेटिव थी पावर नीचे ले आया तो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ 1.6 को इतनी बड़ी संख्या से मैं डिवाइड करूंगा, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम होता होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं इसका मात्रा क्या है कूलम, यानी कि मैं कह सकता हूं एक कूलम भी अगर होगा तो एक कूलम भी इससे बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखो ना, आपको याद है ना 10 से डिवाइड करते हो दशमलव आगे बढ़ता जाता है, यानी कि 19 बार 0 है तो ये डेसिमल कितनी बार आगे आएगा 19 बार, है ना। और टोटल अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा 0.00 कितनी बार 18 0 लगेंगे फिर 16 आएगा। इतनी छोटी संख्या है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसका मतलब है कि बड़े चार्जेस को अगर हमें इलेक्ट्रॉन या जैसे निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो प्रोटॉन का। तो कहने का सरल भाषा में ये है तुम लोग को समझने के लिए कि मैं ये कह रहा हूं कितने प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, कितने प्रोटॉन लगेंगे एक कूलम को बनाने, सिंपल। तो इसी को ही फॉर्मलाइज किया गया कि आपका टोटल चार्ज कितना है एक कूलम, आपको निकालना है कितने n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन लगेंगे, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। तो आप क्या करिए,
अगर आपको निकालना है कभी भी n की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, n बराबर q कितना है हमारा 1, ठीक है, उसको भाग दे दीजिए किससे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जितनी संख्या आपकी होगी प्रोटॉन की, जिसको मिलाकर के जोड़ेंगे तो हमें 1 कूलम मिलेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, यूनिट भी सीखो। आपको पता है किसी भी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो न्यूमरेटर में क्या है कूलम, नीचे भी क्या है बेटा कूलम, कूलम से कूलम कट गया। इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 10 की पावर 19 है, तो 10 की पावर प्लस 19 को डिवाइड किससे कर रहे हैं 1.6 से। तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है 10 टू द पावर 19 को मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 17 लिख सकता हूँ, 17 18 19, 19 बार 10 है ये, उसका गुणा करोगे 10 की पावर 19 आएगा। नीचे मैंने कहा कि 1.6 को लिख सकता हूं मैं 16/10, ठीक है, और हमें पता है नीचे जो फ्रैक्शन में होगा वो 10 कहां आएगा ऊपर, तो मैंने एक और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कर दिया। मैं ये सिंपल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब आप 2 का टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है, सही जा रहे हैं। फिर से आपने 2 5 जा किया 4 जा किया, फिर से 2 5 जा किया 2 जा किया, और फिर से अब एक बार इसको और खोलूंगा मैं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो मैं वहां जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 है और ये मेरा स्टेप 2, मैं आपको भी दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मेरे पास आ गया था 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू मैंने 10 और निकाल दिया, बचा क्या 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या बचा था 2, फिर से 2 5 से, तो इसका मतलब क्या आ गया 25 गुणे 25 गुणे 10 की पावर 16, तो ये कितना बन गया 625, कितना बन गया 625। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो यानी ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 625 गुणे 10 की पावर 16, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए होंगे तब जाकर 1 कूलम बनेगा। और अगर मैं इसको दशमलव यहाँ लगा दूंगा, यहाँ अगर मैं दशमलव लगाऊंगा तो 2 नंबर के आगे लगाए यानी 10 की पावर क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी, ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर। अगर आपको ये आपने निकाल लिया तो ये कैसे किया तुमने, ये किया तुमने क्वांटाइजेशन से। तो ये इसका मतलब क्लियर है कि चार्ज क्या है क्वांटाइज्ड है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच all free charges are integral multiple of a basic unit of charge represented by E. The charge Q of a body is always given by Q बराबर NE। कहने का मतलब मोटा मोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है वो क्या किसी n एक इंटीजर नंबर है उसके मल्टीपल में हम किसी भी E क्या होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का मान यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 को गुणा कर करके निकाल सकते हैं, जहां n पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है और वो निगेटिव है यानी निगेटिव चार्ज की बात हो रही है। तो इस तरीके से बेटा हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक एग्जांपल बनाया और उस एग्जांपल से तुमको ये बता दिया कि कैसे वैल्यू निकलती है। अगर तुम्हें ये पावर कैसे 18 हो गई इसमें कोई दिक्कत है तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक बेसिक चीज याद कर लो, चाहे आप इसको ट्रिक समझिए चाहे कुछ भी समझ सकते हैं। कोई भी नंबर हो, मान लो यहाँ दिया है 2.84, ठीक है, तो देखना ध्यान से, आप यहाँ देखो, यहाँ अगर डेसिमल को मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लिकेशन में 1 तो लिख सकता हूं ना पहले, तो अगर मैं एक बार ले गया तो मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा। अगर मैं इसको 2 बार लेके गया फॉर एग्जांपल तो मैंने क्या बना दिया 0.0284 बना दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 बार 0 बढ़ाना। समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान से देखना, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर तुम लेफ्ट साइड डेसिमल को मूव करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 284 था, ठीक है, तो 284 वाले में क्या होता, तो तुम सोच रहे हो 284 लिखा हुआ है, मैंने अभी यही काम किया है यहाँ पर, तो यहाँ 625 लिखा हुआ था गुणे में 10 की पावर 16, तो मैं कहूंगा यहाँ पर एक बार 1 तो लगा सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर मैं 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाऊंगा तो मैं इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दूंगा, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 16 मिलकर क्या बन जाएंगे 10 की पावर 18। तो दीज आर वेरी बेसिक ट्रिक्स जिससे कि हम लोग ये सब करते रहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब चीजें हम लोग को आनी चाहिए, बिना इसके आप कभी भी कैलकुलेशन स्पीड में नहीं कर पाएंगे। एक बहुत इसी में सीख लो, अगर मान लो कोई नंबर है, यही नंबर ले लो,
ठीक है, इसको वापस से डेसिमल इसका हटाना है, तो हम राइट साइड लेकर के जब नंबर को जाते हैं बच्चे, तो ध्यान से रखना यहाँ 1 होगा, फिर उसके बाद उतने ही 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो फिर तो आपको पावर माइनस में लिखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा 100 की पावर -1। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप न्यूमरेटर में ना लिख करके आप ऐसे क्यों नहीं लिखते, आप याद कर लीजिए जब राइट साइड जाएंगे तो नीचे भी तो 1 होता है, उसके आगे 2 0 बढ़ेगा, एक बार ले जाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा। इस तरीके से आपका कभी भी डेसिमल से, जैसे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कठिन होता है, तो आपको मैं कैलकुलेशन इसके लिए सिखाऊंगा, तो मैं ये भी सिखाऊंगा कि बिना हम कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए भी सोल्यूशन कर लेंगे और स्पीड में करेंगे, कम समय में करेंगे, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा डेमो 2 में, तो उसमें सब कराऊंगा। आज हम लोग कवर कर लेते हैं एक टॉपिक, जब दूसरा डेमो लूंगा मैं तो उसमें मैं क्या करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल्स का। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व कहने का मतलब क्या है कि चार्ज को कोई बना नहीं सकता, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, बस एक बॉडी से उठाओगे दूसरे बॉडी को दे दोगे, लेकिन अगर दोनों बॉडी पर हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज को ऐड करेंगे किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में, तो वो हमेशा सेम आएगा। एग्जांपल के तौर पर देखो, ठीक है, एक बॉडी है m1 मास की, एक बॉडी है m2 मास, ठीक है। मान लो इसके पास 2 पॉजिटिव थे, इसके पास 3 पॉजिटिव, ठीक है। मान लो 3 ना करो तो 4 कर लो, तुम्हें समझना चाहिए, 4 करो, ठीक है। मैंने कहा अभी मैंने सीखा था चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इनको टच कराऊंगा तो दोनों पे बराबर चार्ज हो जाएंगे। तो पहले मैंने कहा कि अगर t बराबर 0 सेकंड पर इन पे देखो कितने टोटल चार्ज है, तो 2 + 4 कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया 6, ठीक है, 6 पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब मैंने कहा इन दोनों को टच करा, तो मैंने क्या किया, एक तार किया और इनको जोड़ दिया, जिससे कि ये क्या हो गए, टच में आ गए। अब क्या होगा, जितना चार्ज इधर होगा तो इधर से एक चार्ज निकला +1, और वो कहां चला गया, इधर आ गया, तो इधर एक ऐड हो गया और इधर एक सब्ट्रैक्ट। तो बाद में कितना बचेगा, बाद में फिर से अगर डायग्राम बनाओगे तो m1 के ऊपर +3 और इसके ऊपर भी +3, जैसे मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अब फिर से टोटल चार्ज निकालो, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, फिर से बताओ, 3 + 3 कितना होगा 6। तो तुमने क्या देखा कि पहले जितना चार्ज इन दोनों पर था उतना ही चार्ज बाद में भी है। तो इसमें ये चीज समझ में आई कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, वो कभी भी कोई चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते, बस आप एक बॉडी उठाएंगे दूसरे बॉडी को दे सकते, इस तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट कहने का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब है कि अगर मैं खड़ा हूं, मान लो मैं एक बॉडी हूं, मैं रेस्ट पोजीशन में हूं, ठीक है, तो मेरे ऊपर आपके 2 कूलम का चार्ज अगर मान लो +2 कूलम मेरे पास चार्ज है। अब मैं दौड़ने लगूं, रन करने लगूं, तो उस समय पर भी मेरे पास 2 ही कूलम का चार्ज होगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। कहने का मतलब हुआ कि बॉडी की, जिस बॉडी के ऊपर वो चार्ज है, उस बॉडी की स्टेट बदलने से चार्ज की संख्या नहीं बदलेगी, हाँ, लेकिन उसके कुछ प्रॉपर्टीज में एडिशन हो जाएगा, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने बोला आगे कि चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अपने चारों तरफ जो इफेक्ट क्रिएट कर रहा था जब वो रेस्ट पे बॉडी थी, तो क्योंकि आपको पता है बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, यानी बॉडी तो होगी, तो जो बॉडी के पास चार्ज, मेरे पास चार्ज था 2 कूलम, तो मैं रेस्ट पे था, तो मैं अपने आसपास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। कि अब नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि चार्ज रेस्ट पर होगा तो क्या करेगा, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा, यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वो मोशन में आ जाए, लेकिन वो कैसा मोशन कर रहा हो, वो एक कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा हो, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से मैंने शुरू किया दौड़ना और मैं 1 घंटे तक 2 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ रहा हूं, तो मेरा जो त्वरण होगा यानी एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। जब तक मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तब तक मैं क्या करूंगा, अगर मैं मोशन में आ गया तो मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो क्रिएट करूंगा, क्योंकि मोशन में आते ही मैं आसपास मेरे क्या हो जाएगा, चुंबकीय इफेक्ट भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, सर इसमें रेस्ट में थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन जब आप मोशन में आ गए तो आपके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ गया। लेकिन क्या इससे कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बट नो रेडिएशन, किसी प्रकार का रेडिएशन देखने को नहीं मिलता। तो सर एक्सेलरेशन आने से क्या होगा, क्या लिखा है, v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कह रहे हैं कि अब मैंने शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड से भागना,
मैंने 2 मिनट बाद सोचा कि अब स्पीड बढ़ा लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड से भागने लगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड से भागने लगा, यानी मेरा v कांस्टेंट नहीं है, तो यानी मेरा एक्सेलरेशन जीरो अब नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन अब एक और चीज होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशंस। जो आप पढ़ेंगे पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, वो यहीं से शुरू होता है, इसी टॉपिक से बनता है। वो इतना छोटा सा टॉपिक एक पूरे चैप्टर को बना देता है। तो जब ये दोनों, मतलब आपका एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी होगी, कोई बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है कि उसका कुछ एक्सेलरेशन है, तो अगर उसके पास कुछ चार्ज है तो वो अपने आसपास क्या करेगा, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिससे मिलकर के एक बनेगी एनर्जी, जिसको कहेंगे ईएम वेव। बाद में आप ये पढ़ेंगे, सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो आप पढ़ लेते हैं कि यार चार्ज तो पढ़ लिया, ये चार्ज कहां पर बहुत अच्छा मतलब पाया जाता है संख्या में, कहां पर नहीं होता, तो कहते हैं कंडक्टर है ना, मेटल से बनी हुई कोई चीज, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं, तो इसका मतलब उसके पास वो चार्ज ढेर सारे हैं, तो अगर उसमें हम करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बिना चार्ज के हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते, तो जिनके पास चार्ज ज्यादा होगा वो मेरे लिए अच्छी बात है ना। तो कंडक्टर्स कहते हैं, कंडक्टर्स में चार्ज ढेर सारे होते हैं। इंसुलेटर, मैंने कहा कि इनके पास चार्ज नहीं होता, इंसुलेटर वो हो गया जिनके पास चार्ज, फ्री चार्ज नहीं है, उनके उतने ही चार्ज जिनसे कि क्या हो जाए, बॉन्ड बन जाए और हम अपने में ही खुश हैं, हम किसी को यूज नहीं होने देंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर चार्ज की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो फिर से आ गए उसी बात पे कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास चार्जिंग में पहला होता है फ्रिक्शन। हम क्या कर सकते हैं, दो बॉडी को क्या कर सकते हैं, हम रगड़ सकते हैं किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस को, जिससे कि क्या हो जाए, एक तरीके का फिजिकल कांटेक्ट भी है और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी और उससे चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, कि कितने प्रकार से, 3 प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्या होता है, फ्रिक्शन। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया, आपने ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर या स्कूल टीचर ने भी कराया होगा। एक क्या लेते होंगे, कोई प्लास्टिक का आपका ले लेंगे, या एक पेन लेते होंगे, उसको ऐसे अपने बालों पर रगड़ते होंगे, फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर करके उसको ऐसे करते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है। तो कर क्या रहे हो, तुम अपने बालों से चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो किसके ऊपर, पेन के ऊपर, या कोई प्लास्टिक से बने रॉड हो उस पर ज्यादा अच्छा होता है, तो उस पर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। अब पेपर क्या है, पेपर के पास कोई भी चार्ज नहीं है, आप लेके जाएंगे उसके पास, तो क्या होगा, अब उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अपोजिट नेचर को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ खींचा चलाएगा, और निगेटिव निगेटिव से रिपेल करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल करेगा, एकदम सिंपल भाषा में। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में अगर मैंने फ्रिक्शन करा, तो उसमें क्या आएगा, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव। अब समझो तुम, यानी कि सुनो ध्यान से, ग्लास रॉड का नुकसान हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, सिल्क क्लॉथ को, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या आपने सीखा कि आपको अच्छे से पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन किधर को गया, फ्रिक्शन के दौरान सिल्क क्लॉथ के पास, तो इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार से अगर आप वुलन क्लॉथ को, ऊनी कपड़े को अगर रबर, शू, एम्बर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से रगड़ेंगे तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी फिर से यहां से आपका इलेक्ट्रॉन कहां आ गया। तो आपने ये चीजें फील की होंगी घर में भी, जब आप ठंड में अगर कंबल आप ओढ़ते होगे तो बहुत देर तक अगर आप उसको यूज कर रहे हो, उसके बाद आप जाते हो कोई मेटल की हैंडल टच करते हो, एक हल्का झटका लगता है, नहीं लगता, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। तो हर बार जब अपने आप कंबल पे अपने हाथ फेरते रहते हो, जिससे क्या होता है, आपके हाथ, पाम और कंबल के सरफेस के बीच में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप जाएंगे, यानी अगर आपके हाथ में नेगेटिव चार्ज आ गया और जैसे ही मेटल को टच करोगे तो आपको पता है कि चार्ज क्या करेगा, वो अट्रैक्ट होगा, फ्लो होगा। तो जैसे ही कंडक्टर को टच करेंगे तो चार्ज उसके अंदर क्या होगा, फ्लो होगा, तो रैपिडली आपके हाथ से होकर के कहां जा रहा है, वो हैंडल पे जा रहा है, तो आपको हल्का सा शॉक लगेगा।
एक बार ही लगेगा, दोबारा नहीं लगता जनरली, क्योंकि आप पहली बार टच करेंगे तो सारे चार्ज कहां से ट्रांसफर होके चला गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो यानी कि आप ये सीख गए कि फ्रिक्शन होने से मतलब अगर हम दो सरफेस को रगड़ेंगे तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज। तो कहने का मतलब है कि दूसरा तरीका क्या है, अगर हमने कहा कि अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मेथड होता है, इंडक्शन का अर्थ समझिए पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया, चार्ज एट रेस्ट वाली कंडीशन याद रखें, ठीक है। इंडक्शन का क्या अर्थ हो सकता है, इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना किसी को टच किए मैं किसी और को कोई चार्ज इंड्यूस करा दूं, मतलब तुम्हारे पास कोई चार्ज नहीं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर एक बॉडी है, उसके पास क्या है बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। मैंने यहाँ एक प्रोटॉन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बनाया, यानी टोटल चार्ज क्या होगा बॉडी के पास, जीरो। टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो। तो अब मैंने कहा लेकिन मैं यहाँ पर आ गया, इसके बगल में बैठ गया, मैं क्या हूं, मैं एक रॉड हूं और हमारे पास क्या है, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, जब मैं इसके पास आके बैठ गया तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। तो अब अगर इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हुआ क्या, इसके पास जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये चार्ज बॉडी आएगी तो उससे होगा क्या, बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज को क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसको लगेगा कि यार हमको ये पसंद नहीं करते। तो जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ रिश्तेदार घर में आ जाते हैं तो जिन बच्चों को वो पसंद करते हैं वो बच्चे जाकर तुरंत मिलते हैं और जिनको नहीं पसंद करते वो कमरे में चले जाते हैं, ये बात होती है। लेकिन घर से बाहर कोई जाता है, घर से बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि घर तो आप ही का है। तो वैसे ही ये जो सरफेस ऑफ द बॉडी है, ये तो बॉडी जो चार्ज है वो तो बॉडी पे ही रहेगा ना, बॉडी से बाहर तो नहीं चला जाएगा। तो बस ये जब रिश्तेदार उसके घर में आए तो इन्होंने क्या करा, जो पसंद करते हैं निगेटिव चार्ज क्या होगा, इकट्ठा हो गए उसके आसपास, लेकिन वो घर से निकल नहीं सकते, ठीक है, यानी टच नहीं कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव क्या होगा, एक साइड इकट्ठा हो गए। अब सीखो ना आंसर। तो इसका मतलब है कि जब अगर मैं एक गेट खोल दूं, अगर घर में दो दरवाजे होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, अगर मैं पीछे दरवाजा खोल दूं तो वो बच्चे घूमने जा सकते हैं जो जिनको वो पसंद नहीं करते, ताकि उनको सामना ना करना पड़े। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज को तो ऑलरेडी रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, उनको वैसे ही निकलने की देवी जल्दी थी, लेकिन उनके पास दरवाजा नहीं था। मैंने एक तार लिया, उसको मैंने अर्थिंग बना दी। क्या बना दिया बेटा, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग तो जानते ही हो, है ना, धरती माता में जाके एक तार जोड़ दूं, धरती माता कितनी अच्छी है, देखो बिजली गिरती है सीधे चली जाती है धरती में, तो किसी करंट लगता है, नहीं लगता। यानी कि इससे क्या सीखने को मिला कि जितना भी चार्ज तुमको ट्रांसफर करना है तुम अर्थ में कर सकते हो, जितना चार्ज तुमको उनसे लेना तुम ले भी सकते हो। तो यानी कि ये वो दरवाजा जिसका यूज करके सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहां से निकल गए, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये जो रॉड है इसने इसको टच किया, तो आंसर इज नो, इसको टच नहीं कर रहा है। अब मैंने कहा, अब मैंने देख लिया कि सारे पॉजिटिव चार्ज जा चुके हैं, तो मैंने कहा अब ये दरवाजा बंद कर दूंगा। तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज पूरे घर में फैल सकते हैं, लेकिन ये तभी जाएंगे जब ये रिश्तेदार वापस हटेगा यहाँ से। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो ये वाला गेट बंद किया, यानी मैंने अर्थिंग हटा दी। उसके बाद मैंने कहा रिश्तेदार को कि भैया ठीक है आप जाइए, नमस्ते। तो बचा क्या, अब ये सारे नेगेटिव जब दौड़ के गए देखने तो उनको पूरा घर खाली मिला, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कमरे में अपनी जगह बना ली, पूरे घर में फैल गए। तो देखो अब ये बॉडी जिसके पास कोई चार्ज नहीं था और उसका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपने क्या सीखा कि इस मेथड ऑफ चार्जिंग में, पहले वाले मेथड में हमने क्या कर रखा है, पहले वाले मेथड में हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम उसको फ्रिक्शन लगा रहे हैं, रगड़ रहे हैं दो सरफेस को, तब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तब कह रहे हैं एक बॉडी पॉजिटिव हो गई एक बॉडी निगेटिव हो गई। इस बार हमने टच भी नहीं किया बॉडी को, उसी के कुछ चार्जेस को हमने बाहर निकाल दिया, उसको बस रास्ता दिखा दिया और ये बॉडी एक चार्ज को ऑक्युपाई कर लेती है। यानी कि जो चार्जिंग बॉडी है उसका अपोजिट नेचर का, अगर ये पॉजिटिव है जो चार्जिंग बॉडी है, तो जो चार्ज इस पे ऑक्युपाई करेगा वो निगेटिव होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस बॉडी के ऊपर जो चार्जिंग बॉडी है यानी रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज करता,
तो सारे पॉजिटिव, ये वो वाला रिश्तेदार है जिसको अब वो जो चले गए उनको पसंद करता है, यानी पॉजिटिव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और निगेटिव वाले निकल जाएंगे। तो यानी तब मैं जब वापस से देखूंगा, जब रिश्ता चला जाएगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम बिना टच किए, बिना कांटेक्ट बनाए भी चार्जिंग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अब एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया, आपको प्रोसेस पता है, लेकिन कुछ चीजें याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये कह रहे हैं कि जो इंड्यूसिंग बॉडी है यानी चार्जिंग बॉडी है, उसके पास ना चार्ज बढ़ेगा ना घटेगा। फिर से समझो, इसी को तो कहेंगे इंड्यूसिंग बॉडी। जो आकर के जिसने चार्ज क्रिएट करवा दिया तो वो कौन है, ये चार्जिंग बॉडी कहते हैं, इंड्यूसिंग बॉडी। तो यानी देखो, उसको टच करेंगे तभी चार्ज ट्रांसफर होगा। तो वो तो सिर्फ क्या कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था कि भैया तुम इधर आ जाओ, तुम इधर चले जाओ, लेकिन वो किसी को टच नहीं कर रहा था। यानी ना उसका फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, जब तक वो रहेगा बस वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। फिर कह रहे हैं द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट। हमने अभी बताया कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो जो बॉडी चार्ज होगी वो निगेटिव चार्ज होगी, और निगेटिव अगर चार्जिंग होगा बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज जाएगी। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। तो इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं अगर मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हूं, जिससे क्या हो रहा है कि तुम मुझे अटेंड करने आ रहे हो, लेकिन जो मुझे नहीं जानता तुम्हारे घर में वो चला जाएगा कमरे के अंदर। ठीक है, तो आप समझ जाना, तुम आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, तुम इंड्यूस हो रहे हो, तुम्हें मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन जो चले गए वो मुझे पसंद नहीं करते, यानी वो चले गए। तो अब गेट जब खुलेगा तो वही जाएंगे घर के बाहर। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेरे पास 10 कूलम है, तो हो सकता है कि जब मैं तुम्हें इंड्यूस करूं तुम्हारे पास 10 कूलम का चार्ज आ जाए, लेकिन निगेटिव पोलैरिटी के साथ। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो तुम्हारा निगेटिव हो जाए। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 10 है तुम्हारा 20 हो जाए? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा जन्म हमारी वजह से हो रहा है। तो जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उतनी ही मैं तुमको दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो यही चीज कह रहे हैं कि भैया कभी भी इंड्यूस चार्ज जो होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और 90% केसेस में वो कम ही होना है, कम ही होता है, याद रखना। ठीक है, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज ईदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एंड नॉट इन पार्टिकल्स। तो कह रहे हैं कि जो कंडक्टिंग बॉडी होती है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है, उसी में इंड्यूसिंग होगा। पार्टिकल क्या होता है, जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनमें किसी प्रकार का, आप देखो कण में एक पॉइंट बना दिया मैंने। अब मुझे बताओ बेटा, एक पॉइंट इतना छोटा सा है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसके पास चार्ज नहीं, क्योंकि वो परिभाषा बदल जाएगी, मैटर के पास चार्ज होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या मैं इसमें अर्थिंग लगा पाऊंगा? तो तुम कहोगे नहीं। तो क्या कभी हो सकता है कि इसमें चार्जिंग हो पाए? नहीं हो पाए। ठीक है, तो आपका ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आज यहीं पे डेमो खत्म करूंगा। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और फ्रिक्शन, जो दो मेथड मैंने आपको बताए, वो उससे कैसे करेंगे। ये नेक्स्ट होता है कंडक्शन। कंडक्शन में आपको तुरंत पढ़ा देता हूं। अगर बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, अगर मैंने उसको डायरेक्टली टच कर दिया तो क्या होगा, चार्ज यहां से यहां तक जा सकता है थ्रू वायर, या फिर मैं दोनों को ऐसे साथ साथ में ऐसे टच करा के रख दूं तो यहां पर भी क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको ये समझ में आया, 3 तरीके से चार्जिंग हो सकती है। पहला तरीका होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन, तीसरा होता है कंडक्शन। ये सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बॉडी को टच कराना है बस। ठीक है, फ्रिक्शन आपको पता है दोनों में जब क्या होगा, घर्षण होगा, और इंडक्शन में क्या होगा, एक तीसरी बॉडी आएगी और उस बॉडी के ऊपर जो इस जीरो चार्ज पर है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करेगी, और उसमें से जो भी रिपल्सिव होगा उसको हम अर्थिंग लगा के बाहर करेंगे, और जब हम वापस से अर्थिंग हटा करके फिर वापस से जो चार्जिंग बॉडी उसको हटा देंगे तो उसके पूरे बॉडी के ऊपर एक सिंगल चार्ज हो जाए। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, और यहाँ पर चार्जिंग खत्म हो गया। और अब आपको जो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगा तो मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर पूछे गए न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और उससे क्लियर हो जाएगा कि जो हमने सीखा वो हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे, और अब मिलेंगे नेक्स्ट डेमो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।